मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबा पे सच की वाणी। 15 अगस्त 1947, उससे पहले क्या हुआ? अंग्रेज कैसे आए? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों का वो एक मूल मंत्र था। जब इन्होंने हिंदुस्तान में आए तो थे व्यापारी बन के, ये सब जानते हैं, और बन बैठे यहां के राजा, हम सबके हाकिम, हम सबके को अपने हाथ में ले लिया उन्होंने। और उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान बटा हुआ है, जितने राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं छोटे छोटे, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो एक मूल मंत्र लिया सिर्फ उन्होंने, डिवाइड एंड रूल। और उस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना के हिंदुस्तान को बांट के रख दिया, और 200 साल से ज्यादा यहां पे हुकूमत करके गए। दे हैव रूल्ड हियर फॉर मोर देन 200 ईयर्स इन इंडिया। अगर उनकी इस पॉलिसी को उसी वक्त यहां के लोग समझ जाते तो 15 अगस्त 1947 का दिन कभी नहीं आता। उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज, ऐसे ऐसे हथगंडे अपनाए जो आपको जानना चाहिए। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस, क्योंकि स्टेट्स आपस में लड़ रहे थे, सैकड़ों स्टेट्स थे, 500, 600, 700, बहुत ज्यादा। और ये सब हर स्टेट की अपने पास अपनी, सोचिए आप आज कितने स्टेट्स हैं, उस वक्त 500 से ज्यादा स्टेट्स, और हर स्टेट के पास अपनी आर्मी, हर स्टेट के पास अपनी कचहरी, हर स्टेट के पास अपना राजा, अपना प्रिंस, और हर स्टेट दूसरे स्टेट को खा जाना चाहता था। ये देखा अंग्रेजों ने, पॉलिसी दी सब्सिडरी अलायंस। आपको आर्मी नहीं रखनी है, स्टेट से कहा आपको आर्मी नहीं रखनी है। दूसरा स्टेट अगर आप पे अटैक करेगा तो मेरी आर्मी, अंग्रेजों की आर्मी जो वेल ट्रेंड है, जिनके पास वेपन्स ज्यादा अच्छे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी दूसरे स्टेट के आक्रमण से, या जब वो अटैक करेगा। आपको करना क्या है? आपको जो मेरी आर्मी है, यानी ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है, उसका पूरा एक्सपेंस बियर करना है, और उसको अपने यहां रखना है, उसका रखरखाव करना, उसका पूरा खर्चा आपको देना है। यानी अपनी आर्मी के सारे एक्सपेंसेस वो यहीं के स्टेट की किंग से निकाल रहे हैं, और दो स्टेट्स को आपस में लड़वा रहे हैं। ये थे ब्रिटिशर्स। पॉलिसी को नाम दिया सब्सिडरी अलायंस। दूसरी पॉलिसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, सबने सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेज पॉलिसी लेके आए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर आपके नेचुरल हायर, यानी आपके वंश में, आपका ब्लड रिलेशन से कोई नहीं है बेटा बेटी, तो आपका स्टेट जो है वो अंग्रेज उसको एनेक्स कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तभी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो समझ चुके थे कि इंडियंस पे डिवाइड एंड रूल के थ्रू हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पॉलिसीज जो है फ्रेम की, जिसमें से ये 2 पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सब्सिडरी अलायंस, कि आपकी आर्मी यानी ब्रिटिशर्स की आर्मी एक किंग के यहां है, उसका पूरा एक्सपेंस वो किंग बियर कर रहा है, दूसरा स्टेट उसके ऊपर जब अटैक करेगा तो वो आर्मी उस स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी। दूसरा, अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नेचुरल हायर नहीं है तो आप जब तक है रूल कीजिए, उसके बाद आपका स्टेट जो है वो अंग्रेज अपने एनेक्सेशन में ले लेंगे, अपने किंगडम में मिला लेंगे उसको। तो हमको ये समझना चाहिए कि इस तरह की पॉलिसीज से किस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बांट के रख दिया था, और डिवाइड एंड रूल का वो मूल मंत्र जो उन्होंने अपनाया, जाते जाते 15 अगस्त 1947 तक जो एक बड़ी जंग हुई, जिसमें अनगिनत हिंदुस्तानियों ने कुर्बानी दी। ये जो कुछ नाम आपके सामने आते हैं, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, ये तो कुछ नाम हैं जो लीडरशिप के थे, जो आगे थे, जिन्होंने क़यादत दी। इसके पीछे अनगिनत हिंदुस्तानियों की कुर्बानियां याद करके आप देखो। आज तो आपको सब है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जिसको चाहो जो कुछ कह सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ते हो। आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उस वक्त जब आप बोल नहीं सकते थे, कैसे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कराया था, निहत्ते हिंदुस्तानियों पे ओपन फायर, क्या क्या हिंदुस्तान ने नहीं देखा है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे
माताएं, बहनें, भाई बहन उस कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, जनरल डायर ने जो ओपन फायर जलियांवाला बाग में कराया था। सबसे घिनौना नरसंहार या मास्कर जिसे आप कह सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यह आज़ादी हमको इतनी कुर्बानियों के बाद मिली है, अनगिनत कुर्बानियां। फांसी पे लटका दिया जाता था, जेलों में ठूस दिया जाता था। आसान नहीं थी आज़ादी मिलना। इस आज़ादी की कद्र करनी चाहिए। और आज भी अगर अंग्रेज़ों के बताए हुए मूल मंत्र को कोई अपनाता है तो उससे घिनौना षड्यंत्र कोई नहीं हो सकता, जैसे डिवाइड एंड रूल। ये हम में से हर एक सिटीज़न को समझना है कि हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से अपने को और अपनी कंट्री को बचाना है। हर हिंदुस्तानी आपस में एक है, हर सिटीज़न यहाँ का वो आपस में भाई है, बहन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो चाहे जिस रिलीजन को मानने वाला हो। पॉलिटिकल लोग अलग होते हैं, पॉलिटिक्स बांटने का काम भी कर देती है कभी कभी, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को समझना है कि हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। हमें दोबारा गुलाम नहीं बनना है, हमें दोबारा गुलाम नहीं होना है। आपको चंद लाइनें जो महात्मा गांधी ने एक अपनी किताब मेरे सपनों का भारत, उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए देश प्रेम और मानव प्रेम में कोई भेद नहीं। जो देश प्रेम करेगा, ये गांधी जी के वर्ड्स हैं, जो देश प्रेम करेगा वही मानव प्रेम करेगा, वही इंसान से प्रेम करेगा। दोनों एक ही हैं। मैं देश प्रेमी हूं क्योंकि मैं मानव प्रेमी हूं। अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं, मैं सच्चा देश प्रेमी हूं, तो मैं मानव प्रेमी भी हूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है। मैं मानव प्रेमी हूंगा। मैं इंसान से प्यार करूंगा, मैं मानव से प्यार करूंगा, मैं इसके मजहब से प्यार नहीं करूंगा। हर इंसान जो देश प्रेमी है वो मानव प्रेमी भी होगा। कितनी बड़ी बात गांधी जी कह के चले गए। दूसरा उन्होंने कहा, भीड़ को अनुशासन सिखाने से ज्यादा आसान कुछ नहीं है। ये जो भीड़ आती है, ये जो मॉब आती है, उसको आप आसानी से डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ कोई भी काम बुद्धिपूर्वक नहीं करती है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, कि गांधी जी ने अपनी किताब मेरे सपनों का भारत में लिखा है। उसकी पहले से सोची हुई कोई योजना नहीं होती है। भीड़ के लोग जो कुछ करते हैं आवेश में करते हैं और अपनी गलती के लिए पश्चाताप भी जल्दी करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें मानव प्रेमी बनना है, हमें देश प्रेमी बनना है। और हर वो काम जो देश को बढ़ाने में, देश को आगे ले जाने में ज़रूरी है, वो हर काम हमें करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी तरह से अपने देश को आगे ले जाएं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हमारी जिम्मेदारी अपनी आज़ादी को बचा के रखने की है। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि वो कोई भी भूखा इंसान हो, चाहे वो किसी भी पंथ, मज़हब, किसी भी जात या पात का हो, उसको खाना खिलाएं, उसको भूखा ना रखें। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, हम फॉरेस्टेशन करें। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को रोकें, चाहे वो जिस तरह से हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम पानी का वेस्टेज ना करें, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है। आप देख रहे हैं किस तरह से पानी। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम मानव प्रेमी बने, हम जाति धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना छोड़ दें। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम किसी भी ज़रूरतमंद को, जिसको ज़रूरत है, उसको शिक्षा दिलवाएं, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस पात का हो। और हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें और सही सरकार चुनें जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम करे। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आज हम लोग रह रहे हैं और जिस तरह से आज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपस में डिवाइड एंड रूल की तरह काम कर रही हैं, उसको ख़त्म करना है। हिंदुस्तान को आगे ले जाना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।